देखो, यहां पर एक टर्म है फिक्टिशियस असेट्स, ठीक है। एक टर्म है टेंजिबल असेट, एक टर्म है इनटेंजिबल असेट, ठीक है। सबसे पहले तो क्या आप मुझे एक डेफिनेशन बता सकते हो कि असेट का क्या मतलब होता है? Asset is something which is owned by a business. यानी कि सिंपल शब्दों में बोलें तो प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। बट अगर हम इसको बहुत ज्यादा टेक्निकल होकर बोलेंगे, बहुत ज्यादा टेक्निकल होकर बोलेंगे तो हमें ये कहना चाहिए असेट का मतलब होता है एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो मैंने किसी चीज पे किया जिसका बेनिफिट मुझे कई साल तक मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने एक फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर को बाय किया, तो अब फर्नीचर को बाय तो कर लिया मैंने, तो ये मेरा एक खर्चा हो गया ना। मान लो मैंने 20,000 का फर्नीचर खरीद लिया। अब इस खर्चे का क्या मतलब है? मतलब मैं इस फर्नीचर को एक असेट मान रहा हूं, लेकिन इन द बुक्स मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट मुझे कई साल तक मिलेगा। तो इसका बेनिफिट मुझे कई सालों तक मिलेगा क्योंकि मैंने फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है। Yes, sir. अब मैंने मशीनरी खरीद ली, मैंने बिल्डिंग खरीद ली, ये सारे मेरे असेट्स बनते जा रहे हैं क्योंकि मैंने बिल्डिंग खरीद ली। मगर वो ये कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, fictitious assets are those assets which do not have physical form। मतलब कि जैसे मैं फर्नीचर को छू सकता हूं, ये मेरी बिल्डिंग है, मैं इसको छू सकता हूं, मतलब इसकी दीवारों को छू सकता हूं, मतलब फिजिकली है ये, ठीक है। But fictitious assets are those assets which do not have physical form. They do not have any real value. Actually, they are not the real assets, but they are called assets on legal and technical ground. यानी कि इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, जो इंटेंजिबल असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स को हमेशा एक साथ ही डिस्कस किया जाता है। अब ये कह रहे हैं these are the assets which are not normally purchased and sold in the open market such as goodwill and patents। एक्चुअली ये दोनों एग्जांपल्स हैं फिक्टिशियस असेट्स के भी। और टेंजिबल और इनटेंजिबल एक्चुअली ये दो अलग टाइप से सोचने का ढंग है। बट इंटेंजिबल असेट्स आर दोज जिनकी अगेन कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उनका बेनिफिट हमें कई साल तक मिलता है। तो फिक्टिशियस असेट्स ऐसे ही असेट्स की बात हो रही है जो फिजिकली नहीं है, मगर वो लीगल और टेक्निकल ग्राउंड पर असेट्स माने जाते हैं क्योंकि उनका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलेगा। तो वो मेरा एक असेट है। तो उसके लिए मैं फिक्टिशियस सेट्स के साथ इंटेंजिबल को भी साथ में डिस्कस कर रहा हूं। वो कह रहा है मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आईपीएल तो सबको पता है ना। Yes, sir. तो जब आईपीएल के मैचेस होते हैं ना, तो बहुत सारी कंपनी ना कुछ एड्स करती हैं, बहुत मतलब लगातार उनकी बहुत ऐड आती है, चाहे वो पेप्सी की ऐड हो, चाहे कोक की ऐड हो, चाहे कोई और XYZ कंपनीज की ऐड होती है, बहुत आती है। मतलब वो पूरा पानी की तरह पैसा खर्चती है उस पर। क्यों?
बता सकते हो? सर क्योंकि आईपीएल बहुत लोग देखते हैं, हाँ तो तो इसलिए फिर, उनकी वो देखेंगे तो हाँ तो उससे क्या ट्राई होगा? करेंगे प्रोडक्ट को। नहीं तो उससे होगा क्या, फायदा क्या होगा उनको? सर उनकी सर उनकी प्रमोशन होगी। हाँ, उनकी मार्केट में उनकी गुडविल क्रिएट होगी, गुडविल क्रिएट होगी। ठीक है, गुडविल वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। मार्केट में उनकी गुडविल बनेगी, मतलब लोगों में उनका एक अच्छा नाम होगा। ठीक है, एड तो चाहे कुछ सेकंड की एड है, बार बार दिखेगी और बाद में बंद हो जाएगी, लेकिन वो मार्केट में उसकी एक रेपुटेशन क्रिएट कर देती है वो एड। और उस रेपुटेशन की वजह से क्या फायदा होता है? सर लोग उनके प्रोडक्ट के लिए ज्यादा जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उनके प्रोडक्ट में अगर अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उनकी सारी एड बर्बाद हो जाएगी, कि लोग एक बार ट्राई करेंगे मगर कहेंगे बेकार है, उसके बाद दोबारा ट्राई नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने ट्राई किया और अच्छा भी हुआ, तो फिर उस एड का उन्हें बेनिफिट सालों तक मिलता रहेगा, मतलब लोगों में बैठ जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और कोई समझदार ही होगा ना, वो ये कहेगा यार मैं घटिया प्रोडक्ट बना रहा हूं और पैसा उसके ऊपर ऐसे लगा रहा हूं जैसे पता नहीं क्या। तो लोग पैसा भी तभी खर्चते हैं प्रमोशन पे जब उन्हें पता है मेरे प्रोडक्ट में दम है। तो इस मतलब उनका पैसा बर्बाद नहीं होगा। बस एक बार एक एक बंदे को खींच के वो प्रोडक्ट खरीदवा दो, उसके बाद वो अच्छा होगा तो बार बार खरीदेगा ही खरीदेगा, नहीं अच्छा होगा तो वो कहेगा साली ऐड बेकार थी, मैं नहीं आज के बाद ऐड पे भरोसा करूंगा। मतलब यही माइंड में आता है, वरना लोग ऐड के ऊपर डेफिनेटली एक बार तो खरीदते हैं। मतलब एक बार तो उनको इतनी बार ऐड दिखती है तो बंदा कहता है चल एक बार ट्राई तो करो। तो दिस इज क्रिएटिंग गुडविल इन द मार्केट। और वो गुडविल को इन द आइज ऑफ लॉ एक असेट माना जाता है, जिसको इंटेंजिबल असेट कहते हैं, विच कैन बी टर्म्ड एज फिक्टिशियस असेट, क्योंकि उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। ठीक है, समझ में आई बात? सर तो गुडविल फिक्टिशियस एसेट और इंटेंजिबल एसेट का दोनों, भी होगा एग्जांपल। दोनों दोनों का एग्जाम्पल है वो। एक्चुअली ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको असल मायने में फिक्टिशियस असेट समझ में उसी से आएगा। ठीक है ना? अब जैसे यहां इन्होंने लिखा है दे डू नॉट हैव एनी रियल वैल्यू, मतलब ये वो वाली चीज है कि, अच्छा चलो मैं इसको थोड़े अलग लेता हूं। आपने मेरे पास ट्यूशन ज्वाइन करी, क्यों? फ्रैंकली, पढ़ने के लिए। नहीं पढ़ने के लिए तो सभी करते हैं, बट आपने मेरे से ही क्यों करी? मतलब बात आती है अमित सर से ही क्यों? सर आपकी गुडविल है इसलिए। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने मेरा नाम कहीं से सुना, मुझे भी नहीं पता कि आपने ना, मैंने पूछा कि भाई आपने मेरा नाम किससे सुना। हो सकता है कि आपका कोई रिलेटिव है जो मेरे को जानता हो या मेरे से पढ़ा हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कोई पड़ोसी हो, मतलब जो भी हो सकता है, मतलब मुझे नहीं पता। बट मुझे इतना पता है कि आपने मेरी गुडविल, देखो एक इंसान की गुडविल भी होती है और एक इंसान की बैड विल भी होती है। ठीक है ना? अब आपने मेरी गुडविल सुनी और उसके ऊपर आपने मुझे अप्रोच किया, आपने मेरे से पढ़ के देखा, आपको अच्छा लगा, आपने कहा ठीक है हम पढ़ेंगे। बट अगर मैं ये चाहूं कि मैं ये कैलकुलेट करूं कि भाई मेरी गुडविल की क्या वैल्यू है, तो मैं कैसे निकालूंगा अपनी गुडविल की वैल्यू? कैसे निकालूंगा, सोच सकते हो आप? भाई, निकाल नहीं सकते। भाई फर्नीचर की वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ कि भाई मैंने फर्नीचर 20,000 का खरीदा तो ये 20,000 का है, ये उसकी वैल्यू हो गई, ये तो मुझे समझ में आती है, तो सिंपल और सीधी बात है। मशीनरी मैंने 10,000, मोबाइल मैंने 20,000 का खरीदा है तो मोबाइल की वैल्यू 20,000 है।
लेकिन गुडविल की वैल्यू कैसे निकालें? सर सेल्स से निकालोगे, सेल जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी गुडविल। तो वही बात होगी ना, लेकिन ये तो आप कह रहे हो, लेकिन कोई दूसरा बंदा कहेगा नहीं यार ऐसे कैसे, मतलब खाली सेल सेल तो उसमें कई लोग होंगे जो तेरा नाम सुन के आए होंगे और कई लोग होंगे जो ऐसे ही आ गए, तो ऐसे कैसे पता लगा लेंगे भाई? कहने का मतलब यह है कि उसे कैलकुलेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। उसमें बस ये है कि जहां पर भी दो लोगों के बीच में एक किसी बात पे एग्रीमेंट हो गया कि हाँ भाई इस तरीके से निकालेंगे, तो बस वो उसकी वैल्यू हो गई, लेकिन तीसरा बंदा जरूरी थोड़ा ना उस बात को मान ले। तो ये कुछ ऐसी टेक्निकल बातें हैं जिनके अंदर ये कैलकुलेट नहीं किया जाता कि उसकी क्या एग्जैक्ट वैल्यू है, बट वो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट असेट है जिसको फिक्टिशियस असेट कहेंगे और उसे इंटेंजिबल असेट भी कहेंगे। ये दोनों हमेशा साइड बाय साइड ही डिस्कस होते हैं और तभी क्लियर भी होते हैं, नहीं तो नहीं होंगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है इनमें। ठीक है, और फिर भी अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। अभी ये जैसे मैंने टर्म यूज करी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये अभी आगे जाकर 17 चैप्टर के अंदर डिटेल में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तब और ज्यादा क्लियर होगा, अभी नहीं, चैप्टर नंबर 17 में आएगा ये। तो मैं कह रहा हूं ना पूरी 11th में अभी बहुत कुछ सीखना है जो इस थ्योरी से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट को ये थ्योरी लास्ट में करानी चाहिए टीचर को, मगर टीचर पहले कराते हैं, गड़बड़ है। ठीक है, Yes, sir. तो बस ये है कि थोड़ा सा क्लियर होने पर आप उनके आंसर जरूर दे पाओगे, ये मुझे यकीन है, क्योंकि टीचर भी कोई इतने हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल डेप्थ में घुसा के तो पूछने नहीं वाले। और जो मैं आपके सामने एग्जांपल्स रख रहा हूं ना, इसी टाइप से एग्जांपल्स जो है वो एक तरह से टीचर बनाकर एक केस स्टडी की फॉर्म में सामने रख देता है और फिर ABCD 4 ऑप्शन बनाता है और फिर स्टूडेंट को कहता है कि इसका आंसर दो। आप आराम से दे लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और बताओ। सर आपने पीछे क्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं बताया। हाँ मैं बताता हूँ, देखो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है जो एक्सपेंस जिस पीरियड में अकर होता है उसे उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा, चाहे उसकी पेमेंट उस पीरियड में हो या ना हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे महीने चल रहे हैं। फरवरी के अंदर आपका बिजली का बिल आया 10,000 रुपए, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, कौन से महीने का होगा? जनवरी। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो 10,000 का बिल है ना, ये जनवरी का खर्चा है, चाहे इसकी पेमेंट फरवरी में हो, मार्च में हो, उसके भी बाद हो, इट डजंट मैटर्स। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो एक्सपेंस जिस पीरियड में अकर होता है उसे उसी पीरियड का एक्सपेंस माना जाता है। यानी कि सर्विसेज जिस पीरियड में ली जाएंगी उसी पीरियड में उसे एक्सपेंस शो किया जाएगा,
दिस इज द बेस ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये जो एक्रूअल वर्ड है ये एक्रूड करके भी बोला जाता है। एक्रूड, एक्रूड का मतलब होता है कि मैंने सर्विसेज दे दी हैं मगर अभी पेमेंट ना मिली है ना दी है। मतलब मैं अभी तो मैं एक्सपेंस को लेकर बात कर रहा हूं, लेकिन मैं इनकम के लिए भी यही कह सकता हूं कि जो इनकम जिस पीरियड में अकर होती है उसे उसी पीरियड की इनकम माना जाएगा, चाहे उसकी वो रिसीव हुई हो या ना हुई हो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने आपको जून में पढ़ाया, जून में पढ़ाया और अब जुलाई चल रहा है। अब कोई बच्चा मुझे जुलाई के अंदर जून की फीस भी देके जाता है और जुलाई की भी देता है, तो जुलाई में मुझे उसने डबल फीस दी क्योंकि उसने जून की मुझे जुलाई में दी, तो मैं उसे इनकम जून की ही कहूंगा। जो मेरे को जून की पैसे उसने जुलाई में दिए ना, उसे जुलाई की इनकम नहीं माना जा सकता क्योंकि उसकी सर्विसेज तो मैंने जून में दी है ना, तो इनकम भी वो जून की है। और जुलाई में जो मैं सर्विसेज दूंगा उसकी पैसे चाहे मुझे जुलाई में मिले या अगस्त में मिले, मगर वो इनकम जुलाई की ही कहलाएगी। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट का लॉजिक है। हर जगह कहीं भी किसी भी सेंस में यूज कर लो, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है। Yes, sir. ये रियल लाइफ में हमारे आसपास होता है, हमारी कॉमन सेंस है सारी, लेकिन बिजनेस में थोड़ा सा इन्हें अलग से डिस्कस किया जाता है ताकि स्टूडेंट को क्लियर रहे कि भाई ऐसा गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है। और लॉ में जब हमारा अकाउंटेंट हमारी बुक्स में चीजें शो करता है तो वो इन सबको दिमाग में रखते हुए शो करता है ताकि गवर्नमेंट के साथ हमारा किसी तरह का कोई पंगा ना हो। ठीक है, मतलब हमें गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. और बताओ। Sir, एक deferred revenue expenditure. उसका तो अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया मैंने आपको। गुडविल, गुडविल इज नोन एज, या गुडविल इज a perfect example of deferred revenue expenditure. तो सर ये तीन सेम होते हैं, हाँ fictitious, मतलब asset और intangible. देखो एक्चुअली बात हो रही है एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर तीन तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक मिनट रुको। मेरी क्लास चल रही है यार। हाँ जी, तो एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट मुझे कई सालों तक मिले और उसको मैं अपना एक असेट मान लेता हूं, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। ये परफेक्ट एग्जांपल है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जिसका बेनिफिट मुझे शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे हो गया रेंट, हो गया सैलरी, हो गई कमीशन, हो गई। ठीक है ना। और उसी में एक और टर्म आ जाती है एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। स्पेलिंग शायद ठीक नहीं लिखी मैंने। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर यानी कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो एक्चुअली मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं क्योंकि उससे हमारा कोई एसेट क्रिएट नहीं होता, मगर उसका बेनिफिट हमें कई सालों तक भी मिलता है, तो इसलिए
उन्हें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है, यानी कि वो खर्चा हमारे को कई सालों का बेनिफिट देके जा रहा है, जबकि कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा उससे, फिजिकल एसेट कुछ नहीं बन रहा हमारा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से तो हमारा एक फिजिकल एसेट बनता है, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जब हम किसी की सर्विसेज लेते हैं तो पैसे देते हैं। तो एडवर्टीजमेंट भी उसी तरह से, हमने एक एड एजेंसी की सर्विसेज ली, उन्होंने हमारे लिए ऐड करी, हमने उन्हें पैसे दिए, तो मेरा कोई एसेट थोड़ा ना क्रिएट हुआ। तो उसको एक्चुअल नेम उसके लिए बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन हम उसको अपनी बुक्स में एक इनटेंजिबल एसेट की फॉर्म में दिखाते हैं, मतलब एक इनटेंजिबल एसेट क्रिएट हो जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से, ये मतलब है। सर एक बार वापस बता दो ये। देखो, एक मिनट रुको। देखो, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखो कि व्हाट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड, इट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर, it is the benefit to be derived in future, it is the amount spent for the purchase of assets. Expenditures can be made through cash or exchange for other assets or commodities, और ये सब थोड़ी सी ऐसे ही घुमा फिरा के बोल रहे हैं। एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। मतलब हम लोग जब कोई एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसका मतलब होता है हम अपनी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। Expenditures are incurred to acquire assets of the business. अभी तो यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है, ठीक है, लेकिन जब आप एक्सपेंडिचर को और डिटेल में जाओगे तो वो वहां पर 3 तरह के एक्सपेंडिचर्स आते हैं। एक सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा दो, ये दोनों आ गए। वो मैं बता रहा हूँ, वो लिंक्ड ही तो हैं सारे, तभी तो मुझे बताने पड़ते हैं दोबारा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही तो कह रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है। जैसे किसी को मैंने काम पे रखा, मैंने उससे 1 मंथ का काम लिया, तो 1 मंथ की सैलरी दे दी मैंने उसे। अगले महीने काम लेना है तो अगले महीने फिर सैलरी देनी पड़ेगी, उसके अगले महीने काम लूंगा फिर सैलरी देनी पड़ेगी, यानी कि मैंने उस इंसान को खरीदा थोड़ी ना है। खरीद लेता तो वो मेरा एक असेट बन जाता, लेकिन उसको मैंने हर महीने काम पे रखा है तो हर महीने की सैलरी दूंगा और कराऊंगा। तो 1 मंथ की सैलरी पे करके 1 मंथ का काम लूंगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, यानी कि वो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने के काम तो आते हैं, मगर उसके लिए बार बार पैसे देने पड़ते हैं। ये नहीं कि एक ही बारी में खरीद लिया, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी तो एक बारी में खरीद ली, लेकिन मैन पावर को आपको सैलरी बेसिस पे रखना पड़ता है, और वो कहलाते, वो भी एक्सपेंडिचर है, मगर वो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को अर्न करने में हेल्प करते हैं, मगर उसके लिए हमारे को उन्हें बार बार पे करना पड़ता है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको हम एक ही बार पे करते हैं, मगर उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलता रहता है, और यानी कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा बन जाता है, मगर फिर भी एक असेट क्रिएट नहीं होता है, इसलिए उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलते पूरी तरह से, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई असेट क्रिएट नहीं होता। क्योंकि मतलब जैसे सैलरी वगैरह किसी को दोगे तो कोई उसको एक असेट थोड़ा ना मान लोगे, मतलब मैंने खरीदा थोड़ी ना उसे। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड वर्ड का मतलब है जो कई सालों में डिवाइड हो जाए, मतलब उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलता रहे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उससे हमारा कोई फिजिकल एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, बस ये है कि मैंने कुछ टाइम के लिए ऐड करी, उससे मेरी एक मार्केट के अंदर एक गुडविल क्रिएट हो गई, जिसका बेनिफिट मुझे कई सालों तक मिलता रहा। फिर जब मुझे लगेगा कि भाई मेरी
मेरी गुडविल कुछ कम हो रही है मार्केट में, या मेरा कोई कॉम्पिटिटर आ गया है मार्केट में, मैं दोबारा से ऐड करूंगा जबरदस्त, फिर उसका बेनिफिट मुझे कई सालों तक मिलेगा। इस तरीके से बिजनेस में चलता रहता है। ठीक है। Yes, sir. फिर Yes, sir. फिर भी मैं बुक में से ना आपको इसकी जहां प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है ना टीएस ग्रेवाल में, उसकी फोटो खींच के भेजूंगा घर जाके ना। अभी अभी मतलब मेरे नोट्स में तो वो थर्ड फोर्थ यूनिट में आएगा। मतलब मैं अभी आपको थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट दूंगा तो उसमें आएंगी चीजें, लेकिन अभी अभी इस यूनिट में इसकी एग्जैक्टली डिटेल्स नहीं है। मैं आपको बुक में से भेजूंगा, उसे पढ़ना तो आपको मेरी बात बेटर समझ में आएगी। वहां पे तीनों एक साथ बताए हुए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चैप्टर नंबर 16 है या 17 है, आप देखना, आप अपनी टीएस ग्रेवाल खोल के देखना, वहां मिल जाएगा, नहीं तो मैं घर जाके फोटो भेज दूंगा आपको। क्लियर हो जाएंगी बातें। थोड़ी सी अभी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कम है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि हम अपनी कम नॉलेज से ही उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ओके। Yes, sir. फिर भी मैं Yes, बात sir. दोबारा दोबारा बताता रहूंगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। इसके ऊपर मैं आपको भेजता हूँ, उसे पढ़ के देखना, उससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक रिबेट और बता दो। देखो, रिबेट का मतलब डिस्काउंट ही होता है। रिबेट इज द अदर नेम ऑफ डिस्काउंट। रिबेट को बोलते हैं छूट, और डिस्काउंट भी वही होता है कि आप सामने वाले से पैसे छुड़वा लो, तो वो डिस्काउंट कह लो या रिबेट कह लो। यानी कि उसने मुझे रिबेट दे दी, इसका मतलब है एक 10,000 की चीज थी, उसने मेरे को 1,000 रुपए छोड़ दिए क्योंकि मैं सारे कैश अभी पे कर रहा था। तो दैट इज बेसिकली अनदर नेम फॉर डिस्काउंट। बट आगे चलकर रिबेट वर्ड आपके सामने जिस चैप्टर में आएगी उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, लूंगा तो फिर और बातें बतानी पड़ेंगी, पर ले ही लेता हूं फिर भी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी हमारा एक चैप्टर नंबर 15 है, या अगर 14 डेप्रिसिएशन है तो 15 ये चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और अगर 15 डेप्रिसिएशन है तो 14 ये चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये सब मुझे आपको कराने हैं पूरे पूरे, और आपको मैं जब कराऊंगा तो आपको ये सारी टर्म्स अपने आप ही क्लियर होती चली जाएंगी, रिबेट वगैरह, मतलब डिटेल में। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो तरह के बिल होते हैं, एक बिल रिसीवेबल बोलते हैं, एक बिल्स पेबल बोलते हैं। तो अगर बिल्स पेबल की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर मैंने किसी के पैसे देने हैं, बिल्स पेबल का मतलब है मैंने एक रिटर्न में दिया हुआ है कि मैंने तेरे पैसे देने हैं, अगर मैं उसको उसके पैसे 2 महीने बाद देने हैं, 2 महीने से पहले दे देता हूं, मतलब जल्दी दे देता हूं, तो वो मुझे कुछ रिबेट दे देता है। यानी कि वो कहता है कि चल, तूने मुझे 10,000 देने थे 2 महीने बाद, मगर तू एक ही महीने बाद दे रहा है, इसलिए चल मैं 500 रुपये छोड़ देता हूँ, तो 9,500 रुपये दे के मैं अपनी जान छुड़ा लूंगा। तो वो 500 रुपये जो मुझे मिले वो मेरी रिबेट है। जैसे गवर्नमेंट भी कहती है ना, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है आपने, तो अगर कोई ड्यू डेट से पहले पहले कर देगा तो उसको रिबेट मिलेगी। रिबेट मतलब छूट मिलेगी, कि भाई उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, 100 200 500 रुपए जो भी गवर्नमेंट बोलेगी। ठीक है। हेलो। हाँ, आ रहा हूँ, अभी क्लास खत्म करके आता हूँ। बस अभी ले ही रहा हूँ, बस वो डाउट्स चल रहे थे, खत्म कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ जी कविश, बोलो जल्दी। नहीं, अभी चल रही है यार, अब मुझे नहीं पता ना, बताओ आप शॉर्टकट में। अरे, एग्जाम डेज में ना लंबी चलती हैं क्लासें, कभी किसी के डाउट होता। नहीं पता, नहीं पता। अभी खत्म होगी तो आपको पता लग जाएगा, कॉलेज भैया से पूछ लेना, उनकी क्लास चल रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके।
हाँ जल्दी करो यार, क्लास में लाइव रोकी हुई है यार। हाँ हाँ जी। हाँ क्या बोल रहा था मैं भूल गया। क्लियर हुई ये वाली बात जो मैं कह रहा था, रिबेट। रिबेट मीन्स Yes, sir. किसी को टाइम से पहले अगर आप पैसे दे देते हो तो वो आपको कुछ पैसे छोड़ देता है, यानी कि डिस्काउंट देता है, तो वो रिबेट कहलाती है। ठीक है। सर ऐसा भी होता है, उन पे होता है कि डिस्काउंट दे या ना दे। हाँ ऑब्वियसली है भाई, सामने वाली पार्टी कहती है भाई नहीं, पूरे देने पड़ेंगे, तो फिर कोई रिबेट नहीं मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट के साथ हम लोग कुछ गलत मन में नहीं लाते। गवर्नमेंट छूट दे रही है तो हम खुश होते हैं। पर अगर अगर बिजनेस में अगर मेरे से कोई कह रहा है ना कि भाई तू पैसे चाहे जल्दी दे या बाद में दे, मैं तेरे को कोई छूट नहीं दूंगा, तो मैं कहूंगा ठीक है मैं नहीं दे रहा अभी पैसे, बात खत्म हो गई। यार इंसान को लालच दोगे कि तेरे को कम देने पड़ेंगे तो जल्दी दे दे पैसे, तो वो दे देगा जल्दी, क्योंकि उसको होगा यार बाद में पूरे देने से अच्छा है अभी थोड़े कम दे देता हूँ। ये हर एक बंदा करता है। और जिसके मन में चोर होता है वो कहता है यार नहीं मुझे नहीं छूट चाहिए, मैं बाद में ही दूंगा। उसे पता होता है बाद में तो मैंने देना ही नहीं। तो बिजनेस के अंदर रिबेट्स दी जाती हैं पेमेंट जल्दी निकलवाने के लिए। और अगर कोई कोई मन में ही चोर लेके बैठा हो कि भाई कोई बात नहीं मैं तो नहीं दूंगा पैसे जल्दी, क्योंकि मैंने तो देना ही नहीं है, तो मेरे को कोई रिबेट अट्रैक्ट नहीं कर रही, ऐसा होता है बिजनेस में। सर और बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू जो मैं बुक्स में शो करूंगा उसकी, उसे बुक वैल्यू कहते हैं। भाई एक मैंने फर्नीचर 20,000 का शो कर रखा है तो वो 20,000 उसकी बुक वैल्यू है। सर बुक्स, ओके सर। हाँ क्या? सर और एक वो, हम- मतलब मैं समझा नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हो। सर सोर्स वाउचर क्या होता सोर्स है? सोर्स वाउचर। सोर्स वाउचर वही होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसका एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनता है, एक बिल हो गया कुछ हो गया, उसी को सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। वही सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जो मैंने आपको अभी दिखाया था वाउचर बुक। ये इसमें जो मैंने यहाँ पे बिल काटा हुआ है ना, तो ये बिल जो है यही सोर्स वाउचर है या सोर्स डॉक्यूमेंट है। यानी कि इसी से मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा अपनी बुक्स में। ठीक है। अब यहाँ टाइम ओके खत्म सर। होने वाला है, कोई छोटा मोटा